नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कल 4 मई 2026 को जो चुनावी नतीजे आए हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक थे। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 3 टर्म लगातार ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर रही, चौथी टर्म में इतनी आसानी से उनको हराया जा सकता है। खैर, आसानी से तो नहीं हराया गया, आंकड़ा उनके पास भी काफ़ी है, लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई। उससे भी बड़ी बात यह है, असम में दोहराया गया, पुडुचेरी में दोहराया गया, और साथ साथ मैं बताता चलूँ केरल और तमिलनाडु में भी अच्छे परिणाम आए। इनकी उससे भी बड़ी बेहतर बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी मुख्यालय दिल्ली स्थित संबोधित किया तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि बंगाल भयमुक्त हुआ है और विकास के भरोसे का युक्त हुआ है, यानी अब विकास बंगाल में होगा। उन्होंने कहा डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वेस्ट बंगाल को भारत में जोड़े रहने के लिए बड़ी मशक्कत की, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक सपना था कि समृद्ध वेस्ट बंगाल बने, तरक्की युक्त वेस्ट बंगाल बने। वो सपना साकार नहीं हो रहा था, लेकिन आज यानी कल की बात वो करते 4 मई 2026 को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, प्रत्येक कार्यकर्ताओं को उन्होंने सैल्यूट किया, नमन किया, और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार कर दिया है। अब उन्होंने कहा कि पहली ही कैबिनेट में आयुष्मान योजना है, उसको हरी झंडी दे दी जाएगी। आयुष्मान योजना जो है वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी हमें वहां फेंसिंग नहीं करने देती है क्योंकि उनकी कंसेंट, चीफ मिनिस्टर कंसेंट बड़ी है। ममता बनर्जी हमें वहां फेंसिंग नहीं करने दी जाएगी। अब वो भी जो बैरियर लगा हुआ था, राइडर लगा हुआ था, वो भी खत्म हो जाएगा। और साथ साथ कितनी अच्छी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कही है कि बदला नहीं, अब बदलाव की राजनीति, बदला नहीं लेना है। पहले पोस्ट वायलेंस होता रहा है, जब जब इलेक्शन होते थे भले ही टीएमसी जीत जाती थी, जो उनको वोट नहीं डालते थे उनके खिलाफ वो कार्रवाई करते थे। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। बदला नहीं, बदलाव होना चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। और उन्होंने कांग्रेस पर भी विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया, और बड़ी बात ये कही कि 4 मई 2026 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद, स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार किया है। उन्होंने कहा कि देश की नारी शक्ति की प्रगति की रफ्तार जिन दलों ने ब्रेक लगाने की कोशिश की है, उन्हें माता, बहनों और बेटियों ने चुनाव में सबक सिखाया है। पहले हम बताते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने उन पर अड़ंगा लगाने की कोशिश किया, उनकी प्रगति, उनको सशक्तिकरण करने से रोका है, उनको चने चबाए। विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पिलर भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया, और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस
टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरल में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सब सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं। दर्शकों, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं को, महिला विरोधी बिल, जो महिला शक्तिकरण के लिए जो बिल लाया गया था, उसका जिन्होंने विरोध किया है, उसको सबक चुनाव में महिलाओं ने दे दिया है। चाहे वो माता हो, बहनें हो, बेटियां हो, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके बता दिया है कि जो हमारे शक्तिकरण को रोकने का प्रयत्न करेगा, उनको हम अपने मताधिकार से जवाब देंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जनता ने बता दिया है कि विवाद नहीं, विकास चाहिए, और साथ साथ विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। एक भी नहीं है। ये सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज का भारत अवसर चाहता है, विकास चाहता है, विश्वास चाहता है। आज का भारत प्रगति चाहता है, स्थिरता चाहता है। और आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया। सिर्फ इतना नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आज के दिन के बड़े खास मायने हैं। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। चलिए, हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा हैं, जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उसके साथ साथ जगदीप सिंह
जो सहाफ़त से सियासत तक पहुँचे वो हमारे साथ हैं। एडवोकेट राकेश कुमार सिंह है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार। चारों हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और इस पर आत्ममंथन करेंगे, क्या है इसका आंकलन, क्या करेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को भाजपा के मुख्यालय में कहा है। शुरुआत में जगदीप सिंह जी से करना चाहूँगा। जगदीप सिंह जी, उन्होंने कहा कि केरलम के लोग भी, केरलम में भी महिलाएं, खासतौर पर माता, बेटियां, बहनें जवाब देंगी अगली बार कांग्रेस को, क्योंकि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के आगे वादा खड़ा करने की कोशिश की थी। जगदीप जी। विनोद जी, आपका आभार। सबको नमस्कार। विडंबना है, दुर्भाग्य है, यथास्थिति है, जब देश का प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए या फिर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरेराह झूठ महिला सशक्तिकरण को लेकर, तो इस पे मुझे कुछ कहना नहीं है। जहां तक कांग्रेस की बात है, प्रधानमंत्री के मुखार बिंद से जितना नाम कांग्रेस का निकलता है, यही बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस की सियासी जमीन और इसका डर भाजपाइयों में दिन रात कैसे बना है। आज की जो चर्चा मुझे समझ आ रही है, ये पश्चिम बंगाल पर है। और विनोद जी, मैं कल से देख रहा हूं, वो तमाम बुद्धिजीवी पत्रकार जो अब आईपैक की बात कर रहे हैं कि देखिए आईपैक को कॉन्ट्रैक्ट दिया था ममता जी ने, और वो जन स्वराज के साथ भी जुड़ी थी, और उसी ने ममता जी को इस बात के लिए मनाया कि आप नए चेहरे लाइए, और उसका नुकसान हुआ। फिर एंटी इनकम्बेंसी का हवाला दिया जा रहा है। ना जाने दुनिया भर की बातें विनोद जी आज देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, लेकिन कोई ये बात करने को तैयार नहीं है कि लाख 2 लाख नहीं, 27 लाख समुचित और न्यायोचित वोट, वो मतदाता जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और इस देश का सर्वोच्च कोर्ट जो है वो ये कह रहा है आगे से कि भैया इस बार तो चलने दो, जो चल रहा है अगली बार देखेंगे, आप अगली बार डाल लीजिएगा। तो जब लोकतंत्र की हत्या पश्चिम बंगाल में 2.5 लाख सुरक्षा कर्मियों के मौजूदगी के बीच 60% से ज्यादा भाजपा शासित प्रदेशों के अधिकारियों और ब्यूरोक्रेसी के लोगों को लाने के बाद निरंतर की जा रही थी, और अब जबकि ये चुनाव धोखाधड़ी से, मक्कारी से और धूर्तता से जीत चुके हैं, उसके बाद भाजपाई वहां पर क्या कर रहे हैं, किस तरीके से टीएमसी के दफ्तरों को आगजनी के हवाले किया जा रहा है। ये वही संघी मानसिकता है जो हर देश के दंगे में नजर आती है, और मैं समझ रहा हूं कि ये दुर्भाग्य है और वक्त आ गया है। मैंने कल भी कहा, अब देश के समूचे विपक्ष को एक साथ खड़े होकर ऐसे चुनावों का सिरे से बहिष्कार करना होगा, ऐसी चुनावी लूट के खिलाफ खड़ा होना होगा, लोकतंत्र की ऐसी निर्मम हत्या के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा, अन्यथा इस देश का संविधान बचने से अमिताभ जी इन्होंने इंडिया ब्लॉक बनाया तो था, वो कहाँ है? और दूसरी बड़ी बात, जगदीप जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कांग्रेस का नाम लेते हैं, बड़ा भय है। अब कितना भय रह गया है कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का? अमिताभ जी। मुश्किल की बात यह है दादा कि अभी तक ये लोग जो है आत्ममंथन को तैयार नहीं है ना, पॉइंट वाइज आत्ममंथन, और जिसपे सबसे ज्यादा जोर अभी ये दे रहे हैं विपक्ष की एकता, उसको पलीता तो इन्होंने ही लगाया था। नीतीश बाबू ने इतना बढ़िया सारे अलग अलग मुख करके बैठे लोगों को एक जगह जुटा दिया था। मात्र इतनी उनकी इच्छा थी कि संयोजक बना दे, आप हमें संयोजक हमें बना दें, और फिर देखिए कैसे होता है कमाल। बड़ी अच्छी व्यवस्था हुई थी, ऑलमोस्ट सारे लोग एक साथ थे और बहुत अच्छी टक्कर दी जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल राजी नहीं थी, एक संयोजक तक का पद देने को राजी नहीं थी। कैसे कैसे ममता दीदी और अखिलेश जी को मना करके वो लाए थे साथ में, वो सारा इन्होंने भाड़ दिया। महीनों तक लटके रहे, ना ढंग से कभी बैठक करके प्लानिंग की, ना सबको जोड़ करके हर एक इसमें टिकट की व्यवस्था में एक दूसरे के साथ खड़े हुए, तो कैसे मदद मिलेगी? अब पछताए होत क्या वाली बात है, क्योंकि अब कांग्रेस की हालत तो हम सब समझ गए।
टुकड़े टुकड़े 2-3 जगह पे दिख रही है कांग्रेस। और कांग्रेस को अगर अभी भी सुधारना है तो पहले अपने अंदर सुधार करे, अपने अंदर अपनी जिद को छोड़े, राष्ट्रीय स्तर पे सारी बातें अपनी मनवाने की बात छोड़ दे और पार्टी का संगठन ठीक करे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि संगठन के तौर पे पार्टी जो है बुरी तरह बिखरी हुई है और एक ही नेता को प्रधानमंत्री की बनाने की जिद इन्हें जो है मारे डाल रही है। इनको समझना पड़ेगा कि जो इनके बचे खुचे कुछ अच्छे नेता हैं, जिनकी जनता में पकड़ है, जिनकी बात जनता सुनती है, समझती है, उन सब महत्वपूर्ण कार्यभार दे करके आगे आए और जो संगठन के लोग हैं उनको गांव-गांव में वापस जा करके संगठन के प्रति जो प्रेम भाव है वो जगाने का काम करें, उसको कसने का काम करें। उसमें इन्हें अभी 10-12 साल लगेगा, अगर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना शुरू करते हैं तो भी, लेकिन फिर उम्मीद होगी कि ये पार्टी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसकी जड़ें हर गांव में, हर गांव तक इसकी जड़ें हैं। इनको लेकिन अपना जो सो कॉल्ड व्यक्तिगत स्वार्थ सबसे बाहर निकल करके और परिवार के कब्जे से बाहर निकल करके एक राजनीतिक दल की तरह, पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होना चाहिए ना, तभी वो लोकतांत्रिक ढंग से जी वो करेंगे तब ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। और आज बहुत बुरी अवस्था है, कोई डर वर नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि इनको पटखनी कैसे देनी है और ये बार बार पटखनी खा करके भी वही 70, 80, 90 के दशक वाली चालें चल रहे हैं। अभी तक इनकी रणनीति में कुछ वैसा परिवर्तन नहीं दिखता। दिखाने के लिए थोड़ा बहुत सोशल मीडिया वगैरह पे जाते हैं, लेकिन ऐसी बातें करते हैं कि जिनका खुद जनता ही मजाक उड़ा देती है। ठोस बातें करो, ठोस कमियां निकालो और अपनी योजना दो देश को आगे बढ़ाने के लिए। अब नई योजनाओं के साथ आओ, भविष्य को देखते हुए, तब जाकर कहीं आपको जनता सुनना शुरू करेगी, नहीं तो मामला तो निपट गया। मैं विक्रम जी से जानना चाहूंगा। विक्रम जी, आप डरे हुए हैं, बार बार कांग्रेस का नाम लेते हैं, आपको तो कांग्रेस से बहुत संकट है, ये जगदीप जी का कहना है, मैं नहीं कह रहा। विक्रम जी नमस्कार विनोद जी, और आपके सभी मेरे को पैनलिस्ट को भी और जो दर्शक आपके देख रहे हैं उनको भी, और पूरे देश को बहुत बधाई। जो भी सरकारें बन के आई हैं, जहां भाजपा ने जीते है वहां उनको बधाई, जहां केरला में कांग्रेस जीती है उनको भी बधाई। सब जो तमिलनाडु में रिजल्ट्स आए हैं, सभी जो जीते हैं पार्टी, उनको बहुत बहुत बधाई। और वो कहते हैं कि डर के आगे जीत है। वो जो डर के आगे की जीत है ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने पाली है। और अब ये विडंबना जगदीप जी जैसे जो वेल मीनिंग और कार्यकर्ता पार्टी के हैं, उनके दिल में पीड़ा तो होती है, और वो उस पीड़ा और व्यथा को दिखाने के लिए उसका आउटबर्स्ट जो है वो, उसके लिए पार्टी के अंदर कोई प्लेटफॉर्म इनको मिल नहीं रहा है। अभी एक सोचने, एक बहुत बड़ी जो गहरे चिंतन की विषय इस देश की बड़ी अपोजिशन पार्टी के लिए ये है कि सब लोग जो है जो समझ रहे हैं कि पार्टी को कैसे ताकतवर बनाना चाहिए, कमजोर हो चुकी है, कैसे आगे लेके जाना चाहिए। पर अब ये अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जो मीडिया पैनल्स पे ये नाराजगी और फ्रस्ट्रेशन निकलती है, जबकि यथार्थ आपके सामने है, जो सच्चाई है वो आपके सामने है। इस देश में केवल 4 सीटों पे, उसमें भी 2 में कोalition के साथ कांग्रेस सिमट के रह गई है। और जो हिंदी हार्टलैंड है, जो नॉर्थ इंडिया है, वहां से और ईस्ट से भी अब कांग्रेस का सफाया हो चुका है। और आज फिर ये बात बार बार कहना और वो एक रटी रटाई स्क्रिप्ट को दोहराने की कोशिश करना, मुझे लगता है उससे बेहतर है, जैसे अमिताभ जी ने कहा, कि कांग्रेस को जरूरत है इस वक्त आत्मचिंतन की। जो इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में आया, इसका असर जो है वो आने वाले समय तक दिखने वाला है, हिंदुस्तान की राजनीति में दिखने वाला है। क्योंकि वो ये एक ऐसी स्टेट थी जिसको एक तरह से सीपीआईएम के जाने के बाद उन्हीं के फॉर्मूला पे ममता बनर्जी ने चलाया था, और उसका क्रिटिसिज्म राहुल गांधी ने ओपनली बंगाल में आके किया, और ये बात मानी कि ममता बनर्जी एक बहुत करप्ट सरकार चला रही थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी।
और आज की उस समय में जब एक पोलराइज माहौल में चला रही थी, इतना पोलराइज कर दिया था कि मुस्लिम समुदाय को भी ये कहना पड़ा चिट्ठी लिख के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को कि अब आप इससे ज्यादा अपीजमेंट मत कीजिए। उनके जो लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो कैंपेन कर रहे थे, वो गाने गा रहे थे मक्का और मदीना के। तो पोलराइजेशन का हद तो एक चरम सीमा तक उसको पहुंचाया। पर जब इस देश ने फैसला किया, जब इस देश की मातृशक्ति ने ये फैसला किया, और जब इस देश की मातृशक्ति ने ये फैसला किया कि हमको भारतीय जनता पार्टी को यहाँ लाना है, तो आज जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अनेकों बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्होंने बलिदान दिया, जिनको सीपीएम के हाथों, जिनको टीएमसी के गुंडों ने मौत के घाट उतारा, उन सब की आत्मा को कहीं शांति हुई होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत है। 202 का आंकड़ा ईवीएम चोरी करके, बैलेट मशीन में टेम्परिंग करके नहीं लाया जा सकता। पर ये आज मानने को कांग्रेस तैयार है, क्योंकि इनका दे आर ऑलवेज बैड लूजर्स। जब भी एक आज की डेट में देश में इवन टीएमसी जो है, मैं टीएमसी के बहुत बड़े नेताओं का बयान सुन रहा था, उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस डिफीट को और ये कहा है कि हम आगे लड़ेंगे, और राजनीति में तरीका ये होता है। पर 2 सीटों पर सिमट के कांग्रेस आज बोल रही है भारतीय जनता पार्टी उनसे डर गई। असम में अगर आप देखेंगे, जो जिस तरह से गौरव गोगोई की महत्वाकांक्षा को सामने रख के पूरी पार्टी को तार तार होने दिया राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने, तो आज उसका नतीजा ये है कि दूसरी दफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इतने प्रचंड बहुमत से बनी, कुछ तो डिलीवरी हुई होगी वहां, कुछ तो लोगों के लिए किया होगा। जो आज वेस्ट बंगाल में अराजकता का माहौल था, और आपने जैसे शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बदला नहीं है, बदलाव की राजनीति शुरू होगी, जहां लोगों को आज बीएसएफ जमीन मांगती थी, 127 किलोमीटर बीएसएफ जमीन मांगती रही, स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दी। राकेश जी, जो कल प्रधानमंत्री ने स्पेसिफाई करने की कोशिश की है, वो जमीन देगी, और ये कहा है क्योंकि पोस्ट रिजल्ट वायलेंस होता है, पोस्ट पोल वायलेंस होता है वेस्ट बंगाल में, लेकिन उन्होंने कहा है कि बदला नहीं, बदलाव की राजनीति होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि भय नहीं, भविष्य को टारगेट बनाना चाहिए। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है, और प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को जी बधाई के पात्र हैं, और हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता साहब हैं इन्हें भी हम बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है बीजेपी ने, और बड़ा पेशेवर ढंग से वो इलेक्शन लड़े। और देखिए, इलेक्शन के बाद बंगाल में हिंसा, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ का एक चरित्र था और इलेक्शन के दौरान, लेकिन पिछले 10 साल से अगर देखेंगे तो थोड़ी धीरे धीरे ग्रेजुअली इन चीज़ों में कमी आई थी। ये कम्युनिस्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी देखिए, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के जो आज बीजेपी में हैं, इवन जो इनके मुख्यमंत्री के चेहरे जो बनने वाले हैं वो कहीं और से आए हैं, बीजेपी के बिल्कुल मूल हैं वो तो है नहीं, वो भी टीएमसी से आए हैं, वो टीएमसी के ही कार्यकर्ता थे और आज भाजपा के हैं। और ज्यादातर लोग, पहले भी ऐसा ही था, पहले लोग जो कम्युनिस्ट थे, जब कम्युनिस्ट 25 साल राज किया था कम्युनिस्ट ने, तो वही बाद में टीएमसी में चले गए और फिर वही कैरेक्टर हमें देखने को मिला। तो मुझे तो ये भय है कि फिर से वो कैरेक्टर ना देखने को मिले, क्योंकि टीएमसी देखेंगे तो वो कम्युनिस्ट वाले ही सारे गुण उन्होंने अपना लिए थे, जिसके कारण की वहां दिक्कत थी। और वही आज टीएमसी से लोग कार्यकर्ता भाजपा में आए हैं वहां। तो ये एक चिंता का विषय है। और बाकी देखिए, इस बार जो इलेक्शन हुआ ये बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, मुझे लग रहा बड़ा ऐतिहासिक था कि पिछले जितने भी इलेक्शन है उससे सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण इलेक्शन हुआ, जिसके कारण कि लोग काफी घरों से निकले और वोट का प्रतिशत भी बढ़ा है। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन देखिए, भाजपा जो अपनी पीठ थपथपा रही है, बिल्कुल सही बात है। वह कहीं ना कहीं इनको जो तृणमूल की नाकामी का फायदा मिला है, तृणमूल ने सरकार चलाने में बहुत सारी गलतियां करी हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, लेकिन साथ में इनका जो सरकारी तंत्र है नहीं किया जो इस इलेक्शन में किया गया है। आप ठीक है, आपने वहां मतदान शांतिपूर्ण हो इसके लिए आपने बहुत सारी सीआरपीएफ की कंपनियां, अर्धसैनिक बल और बाकी चीजें भी करी, लेकिन उसका वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, अगर हम इंडिपेंडेंट होकर दिखे, कि वो ऐसा लग रहा था कि वो सरकार की तरफ से आए हैं, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए हैं, ऐसा नहीं लग रहा था। तो ये एक चिंता का विषय है। डेमोक्रेसी में
ये चीजें दिखनी नहीं चाहिए कि अगर इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ खड़ा हो, मैं अधिवक्ता हूं और ये मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूं। और ये इस इलेक्शन में खासकर बंगाल में तो ये देखने को मिला कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़ी थी। एसआईआर का अगर मुद्दा ले लें तो एसआईआर में आप देखिए कि जो वोट काटे गए, राकेश जी एक तरफ सरकार के साथ खड़ा है। आप एक तरफ से मान रहे हैं ना, बड़े लंबे अंतराल के बाद पीसफुल इलेक्शन। आरपीएफ के गाड़ियों में प्रचार, ये आप भी मानेंगे, सब मानेंगे, लेकिन उसका अगर आप दुरुपयोग करेंगे, ये क्या तरीका है विक्रम जी? के बाद लगती थी वो आरजेडी की 20 साल से वोट नहीं डाला है कभी। तो इस तरह की जो सिचुएशन वेस्ट बंगाल में थी, जगदीप जी आप सिलसिलेवार बता सकते हैं, दावा कर सकते हैं आप? विक्रम जी आपको रोकूंगा। जगदीप जी आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वाकई में वेस्ट बंगाल या दूसरी जगहों पर इलेक्शन कमीशन की मदद से भारतीय जनता पार्टी जीती है? क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट राकेश कुमार सिंह ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर बीएसएफ की गाड़ी में जाकर के प्रचार कर रहे हैं या घूम रहे हैं तो वाकई में एमसीसी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। विनोद जी मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, आपकी इस चर्चा का जो बहुमत है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे विक्रम भाई, जिनको मैं बड़ी सम्मान के साथ कह दूं कि श्री विक्रम जी महाराज हमारे प्रवचन बहुत अच्छा देते हैं और हर बार देते हैं। इससे पहले कि मैं बाकी की बातों पर आऊं, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं आपको कि छोड़ दीजिए, बड़ी छोटी बात है कि सीआरपीएफ की गाड़ी में भाजपा ही बैठा था। 7 उम्मीदवार भाजपा के पूरे देश के अंदर पिछले 6 सालों में ईवीएम के साथ पकड़े गए। इन वोट चोरों के बारे में जब आप बात करते हैं तो इनकी हकीकत को देखने के लिए जरा इनके पुरखों तक जाना पड़ेगा। छोड़ देते हैं इसको। हमारे जो पत्रकार महोदय हैं अमिताभ जी, मैं इनसे सहमत नहीं होता हूं, लेकिन आज इनकी एक बात से मैं सहमत हूं। इन्होंने शुरुआत में ये कहा, कांग्रेस को बड़ी अच्छी नसीहत देते हुए, जो अक्सर देते हैं ये लोग, कि भैया एक परिवार की पार्टी है, प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दीजिए, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम कीजिए। फिर बताया कि नीतीश बाबू जो हैं वो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे और उनको संयोजक नहीं बनाया गया। तो बराए मेहरबानी मुझे बताएंगे आज नीतीश बाबू क्या है? 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले आदमी को आज कहां खुड्डे लाइन लगाया भाजपा ने? जम्मू कश्मीर से शुरू हो जाइए, यहां पर पीडीपी, आगे चले जाइए बादलों की पार्टी, थोड़ा और आगे चली जाइए अरविंद केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। फिर आप महाराष्ट्र में आ जाइए, बीजू जनता दल को ले लीजिए, जयललिता की पार्टी को ले लीजिए, एक लंबी फहरिस्त है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्यारी है, तमाम विपक्ष हत्या सिलसिलेवार तरीके से कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जमीन पर जाना चाहिए। कैसे? जैसे भाजपा गई है, पन्ना प्रमुख बनाकर कि डिटेल निकालिए कौन से लोग भाजपा को वोट नहीं देते, और फिर आपका ज्ञानेश गुप्ता का वो ज्ञानादेश आएगा और वो 25 लाख 27 लाख 50 लाख वोट काट देगा और आप यहां बैठकर प्रवचन देंगे। हद होती है। ये बड़ी मुश्किल से मुल्क आजाद हुआ है जनाब। मैं बार बार ये कह रहा हूं। तो पहले तो मैंने इनकी बात स्पष्ट कर दी। अब मैं जरा आना चाहता हूं हमारे विक्रम भाई पर। विक्रम भाई, आपके लिए बड़ा सम्मान, और असल में आप कांग्रेसी हैं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, सेकुलर आदमी है। अब जो भी परिस्थितियां उनको एक तरफ रखते हैं, ये बात आप भी मानेंगे, कौन जीता कौन हारा छोड़ दीजिए, असल में लोकतंत्र हारा है। असल में संविधान पतन के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। असल में आज इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा चुकी है, और हकीकत यह है कि ये वही ममता बनर्जी हैं जो एक मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की जमीन पर लेकर आई थी। अब मैं जो कह रहा हूं विनोद जी, मुद्दे की बात यह है, क्योंकि अगर हम इनकी वोट चोरी पर जाएंगे, मेरे पास कम से कम 100 जीवंत उदाहरण है जो बिल्कुल पारे की माने, लेश मात्र किसी शंका के बगैर ये साबित कर रहे हैं कि ये वोट चोर है।
और ब्राजीलियन मॉडल से लेकर सुप्रीम कोर्ट में पकड़ी गई ईवीएम तक जहां मर्जी चले जाइए, ईवीएम मशीनों से सोर्स कोड तक यहां जाना चाहे आ जाइए। मैं ये कह रहा हूं, जब आप कान पर सवाल होगा, जब आप हेयर स्टाइल कैसा रखेंगे ये लोग बताएंगे, जब होगा नॉर्थ चिंतनीय विषय है कि ऐसे दौर में जब नरेंद्र जोरदार तरीके से आपने बताया कि वोट चोरी। विनोद जी एक मिनट दीजिए, आप एक मिनट और दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री हैं, मैं एक बात बता दूं, देखिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। वो जज लोया की हत्या हो, वो हिरन पांड्या की हत्या हो, वो वहां की वो महिला में नाम नहीं लेना चाहता, उसकी स्नूप गेटिंग का मामला हो, या फिर वो संजीव भट्ट से लेकर अशोक शर्मा तक एक लंबी फेहरिस्त है। चलिए 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 चलिए, जो किसी भी हद तक आपकी बात हम सुन लें। अमिताभ जी, अमिताभ जी, मुझे एक बात याद आती है, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। ये बार बार वोट चोरी की बात करते हैं, और जो आपने नसीहत इनको दी है, अगर वो नसीहत फॉलो करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता जो गलतियां यूनियन गवर्नमेंट कर रही है या ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, इनको भी ऊंचा उठने का अवसर मिलेगा। और ये आईना साफ करना बंद कर दें, अपने चेहरे को देखें। जी अमिताभ जी, समझने को तैयार नहीं है ना। आप देखिए अभी किस तरीके से बता रहे हैं। जब ऑलरेडी आप बहुत सारी पार्टियों का समूह बना रहे हैं जी, उसके अंदर एक व्यक्ति तो मेहनत कर रहा है, उसको उसकी मेहनत का जरा सा भी लाभ देने को आप तैयार नहीं है। आपकी कोशिशें जो है वो है, भाई ये राजनीति है, लोकतांत्रिक राजनीति है। और जहां तक लोकतंत्र की हत्या की बात है, तो सबसे ज्यादा जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है वो ये सब बात देखे हैं पहले। वो बताएंगे कि वहां कितने लोगों को वोट देने दिया जाता था। 27 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि करोड़ से ज्यादा लोगों को तो वोट देने जाने ही नहीं देते थे। खुद कांग्रेस कश्मीर में क्या करती थी भूल जाती है क्या? और जब बैलेट पेपर चलते थे तो डब्बे के डब्बे उठा लिए जाते थे। ईवीएम पे इतना ये लोग आरोप लगाते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं, क्योंकि ये अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, अभी भी नहीं तैयार है। ये लोग जो है ना परिवारवाद जो कहते हैं, मैं परिवारवाद की बहुत स्पष्ट परिभाषा देता हूं। जब एक परिवार किसी भी पार्टी पे काबिज होगा वो खतरनाक है। एक परिवार के 10 लोग रहें कोई आपत्ति नहीं हमें पार्टी में, लेकिन अगर पार्टी उसके कब्जे में है, वो सब कुछ तय करता है अकेला, तो ये तानाशाह प्रवृत्ति जन्म लेती है। और वो जब पार्टी जब देश पे काबिज होती है तो हमेशा एक परिवार का शासन होता है। हम लोगों ने बहुत ताजा मनमोहन जी का हाल देखा हुआ है। आप सोचिए कितने भयानक ढंग से लोकतंत्र की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर एक कमेटी बिठा दी थी उन्होंने। हालत ये थी कि विश्व भर के बड़े नेता आते थे तो इनके पार्टी का अध्यक्ष उनसे हाथ मिलाता था पहले, और हमारा प्रधानमंत्री खड़ा होता था जो कि कार्यकारी प्रधान है देश का। इतना अपमान जिन लोगों ने किया है, और ये स्वतंत्रता का इतिहास बताने लगूंगा तो बहुत तकलीफ होगी। उन सब चीजों में मत जाइए। सबसे ज्यादा संविधान के साथ तोड़ मरोड़ धोखा आम जनता को बरगलाने का काम आप लोगों ने किया है जी। आपके लिए अभी भी संदेश है, अपने आप को बदलिए, क्योंकि देश को एक अच्छे विपक्ष की जरूरत है। आपके अंदर क्षमताएं हैं, आपके पास जड़ें हैं, उनको जगाइए, अपने लोगों को ठीक कीजिए और एक ही परिवार के कब्जे से बाहर निकलिए। नहीं बाहर निकलिएगा तो बहुत बुरा हाल हो रहा है और बुरा हाल होगा। मुझे इसमें कोई चलिए राकेश जी से जान लेते हैं। राकेश जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी आत्ममंथन आत्मचिंतन करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आपने बात की, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को भी जी देखिए कांग्रेस पार्टी चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मैं अमिताभ जी से भी बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो शुरुआत है ना, जो आज हम देख रहे हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़, इलेक्शन कमीशन का को मिलाना, या ये सब शुरुआत रास्ता इन्होंने नहीं दिखाया था। ठीक है, इन्हीं के दिखाए रास्ते को थोड़ा बड़ा कर दिया गया। हम तो ये जान रहे हैं कि भाई सारा रास्ता आपने दिखाया था कि कैसे ये किया जाए, संविधान में कैसे संशोधन करते हैं, जजेज की नियुक्ति कैसे करते हैं। बिल्कुल ये आपके रास्ते पे थोड़ी ज्यादा तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन ये रास्ता आपका दिखाया हुआ था।
और बाकी देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि ये जो अभी जो बंगाल में जो रिजल्ट है ये विपक्ष के बिखराव का भी थोड़ा नतीजा है। अब विपक्ष जो है पार्लियामेंट में एक हो जाते हैं। भाई आप महिला बिल जब का विरोध करना था, परिसीमन बिल का जब विरोध करना था, तब आप सारे एक थे पार्लियामेंट में, तो वहां जरूर बातचीत हुई होगी और मीटिंग हुई होगी, तभी आप लोगों ने विरोध किया, सबने मिलकर विरोध किया। इसमें कांग्रेस थी, तृणमूल थे, कांग्रेस थे, सारे थे। लेकिन वही जब स्टेट की बात आई तो वहां अलग अलग बिखर गए। तो ये कहीं ना कहीं एक अवसरवादिता है, हर पार्टी अपना अपना अवसर ढूंढ रही है। अब इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप तमिलनाडु का उदाहरण लीजिए। तमिलनाडु में विजय की पार्टी का देखिए, पहली बार पार्टी आई और प्रचंड बहुमत में कहूंगा कि पहली बार आके इतना बढ़िया किया उन्होंने। और उसमें दूसरा विकल्प भी था, उसमें AIADMK और ये बीजेपी एनडीए वाली भी विकल्प थी, लेकिन उसको लोगों ने नहीं चुना और लोगों ने एक नया चुना। जब जहां जहां उनको विकल्प मिला, उन्होंने ट्रेडिशनल पार्टी को छोड़ के उन्होंने सोचा कि एक नया विकल्प है और सारे वहां चुने गए। इसलिए क्या है कि मैं यही देखता हूं, मैं एक फटीग देखता हूं, चाहे कांग्रेस है, जो कांग्रेस ने किया बीजेपी आज वही कर रही है, उसको दूसरे पैकेज में थोड़ा पैकेजिंग अलग है और थोड़े बड़े एग्रेसिव ढंग से कर रही है। और बाकी कांग्रेस पार्टी को ये भी कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि बीजेपी से एक चीज सीखने की जरूरत है कि ये कितना एग्रेसिव जो इलेक्शन करते हैं वो ठीक है। आज आप कह सकते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन, मैं भी कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कहीं ना कहीं हद तक दिख रहा है, हमें प्रमा फसाई दिखाई दे रहा है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग दिख रहा है। उसको काउंटर करने के लिए बंगाल में ये कांग्रेस नहीं थी, जितनी मुखर ममता बनर्जी थी, जो उतनी मुखर कांग्रेस नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का दिख रहा है कि भाई ठीक है, जहां बिल्कुल अगर एंटी इनकम्बेंसी आ जाए और अगर शीकरा टूटे तो हमारे पाले में आ जाए तो ठीक है। तो ये इस बात से मैं सहमत हूं। और बाकी कांग्रेस पार्टी को बधाई भी देना चाहिए, हमें केवल आलोचना नहीं करना चाहिए। उन्होंने केरल में बहुत अच्छा किया है, जगदीप जी पार्टी को हराया है उन्होंने। जी जगदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? विनोद जी देखिए, तो पहले तो आपके उस शेर को मैं जरा कर दूं। धूल चेहरे पे बता के आईने को पाक साफ बता दिया, सच को छिपा के आपने चोर को साधु बना दिया। पहले तो जरा ये समझ लें। दूसरी बात, यहाँ जो अमिताभ भाई हमारे बैठे हैं जी, ये मुझे एक बात का जवाब दें। आज मैं स्पष्टकारी करता हूं, दो बातें हैं आपके पास जब आप कांग्रेस को घेरते हैं, एक आपातकाल, दूसरा 1984। तो बराए मेहरबानी आज स्पष्ट कर रहा हूं, जरा गौर से सुन लीजिएगा। पहली बात, आपातकाल संविधान के अनुसार इस देश पे लगाया गया। और क्यों लगाया गया, अब बीच में नहीं बोलिएगा, अब सुनिए जरा। जब जेपी नारायण रामलीला ग्राउंड में बैठकर देश के सुरक्षा बलों को सरकार के खिलाफ जाने के लिए कहें, जब 20 दिनों की इंडियन रेलवे की ऐतिहासिक हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस करवा दे, जब देश की मौजूदा प्रधानमंत्री को 6 सालों के लिए केवल इसलिए निलंबित किया जाए कि उनका मंच ऊंचा था, तो उस आपातकाल पर आप सवाल उठाने से पहले जरा सोचिएगा। रही बात 1984 की, अडवाणी साहब ने अपनी जो जीवनी लिखी है उसमें उन्होंने एक फोटो छापा है, जरा निकाल लीजिएगा, जिसमें अडवाणी जी और वाजपेयी साहब अमृतसर की धरती पर खड़े हैं और पीछे बैनर लगा है मरकजी सरकार से ये मांग करते हुए कि यहां पर फौज भेजी जाए। कौन था? हरबंस लाल खन्ना, जिसने कहा था कच्चा कड़ा करपान भेजो इनको पाकिस्तान, सिगरेट बीड़ी पिएंगे, छान से जिएंगे। किसने तोड़ा था दरबार साहब का मॉडल अटारी बॉर्डर पर? पहले जरा समझ लीजिए। जब आप पत्रकार बने हैं, बराए मेहरबानी, मैं बड़े सम्मान से आज आपको कह रहा हूं, हर बार कांग्रेस को कोसना बंद कीजिए। अगर आप इतना ही ज्ञान बांटने पर आमादा है तो बराए मेहरबानी पहले इनसे जरा ये पूछ लीजिए आज कि ये जो संविधान की हत्या हो रही है, अभी आपने कहा प्रधानमंत्री जो है उससे पहले पार्टी का जो प्रमुख है वो हाथ मिलाता था। अरे भाई, देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दही खिला रही है, तब आपके मुंह पर दही क्यों जम जाता है? और अपना विक्रम जी, आप एक बात बता दीजिए मुझे, बस एक सवाल आपसे। मध्य प्रदेश में आपने 750 रुपए का एक चमचा खरीदा, क्यों खरीदा भाई? कमी है आपको चमचों की? कितने चाटुकार चाहिए आपको खुद को डिफेंड करने के लिए? जगदीप जी जवाब ले लीजिए, मैं अमिताभ जी के पास चलूंगा। अमिताभ जी आता हूं आपके पास। जी
विक्रम जी, इन्होंने अपनी गलतियों को दो जगह ही कन्फाइंड कर दिया, एक इमरजेंसी और दूसरा 1984, और बाकी जो संवैधानिक बदलाव किए थे। जी, अब जगदीप जी की एक विडंबना ये है कि ये आम आदमी पार्टी से आए हैं, तो अपनी लॉयल्टी कांग्रेस को प्रूव करने के लिए वो रिसेंट एंट्रेंट है कांग्रेस में, तो इनको ये लगता है कि मैं जितनी जोर से प्राइम मिनिस्टर को गाली दूंगा, जितनी जोर से ईवीएम को बोलूंगा, उतने नंबर कांग्रेस में बनेंगे। इनके 90% ऑफ द डिबेट्स में मुझे लगता है कि सिवाय ईवीएम के और प्राइम मिनिस्टर के, ये जो सब्सटेंस है इनकी डिबेट का, इतने पढ़े लिखे आदमी है, इतनी देर इन्होंने देश को, लोगों को राह दिखाई है अपने जर्नलिज्म के जरिए, तो उससे थोड़ा सा इनको उभर के आना चाहिए। और ऐसे सीनियर जो पार्टी के लोग हैं उनको अपनी पार्टी के अंदर भी जो राय और विमर्श है वो देना चाहिए, चाहे वो स्टेट प्रेसिडेंट हो चाहे बाकी लोग हो, क्योंकि उनको इनकी सुननी चाहिए। मुस्कुरा रहे हैं, आइडियाज हैं, पर एक बात समझनी चाहिए कि वो राजनीतिक दल जिसने डेमोक्रेसी की हत्या की हो, आज उनका प्रवक्ता नेशनल चैनल पे उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने इमरजेंसी क्यों लगाई। मतलब ये पहली दफा मैंने कांग्रेस किसी डिबेट पे कांग्रेस के किसी स्पोक्स पर्सन को ये जस्टिफाई करते सुना कि वो जो डार्क चैप्टर था, जिसको पूरी दुनिया, इवन कांग्रेस के लोग खुद मानते हैं कि जो एरोगेंस इंदिरा गांधी की थी, और जब उनके चुनाव को नल एंड वॉइड करार दिया गया, और किस तरह से संजय गांधी एक पैरेलल सरकार से प्राइम मिनिस्टर बनके इस देश पे इतनी किताबें लिखी गई, ये तो एक किताब को जिक्र कर रहे हैं, हजारों किताबें लिखी गई है, सुपर प्राइम मिनिस्टर संजय गांधी किस तरह से इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे थे, और किस तरह से इमरजेंसी के दौरान उनके गुंडों ने, जो उसके बाद प्रोमिनेंट पोजीशन पे लीडरशिप पे आए, उन्होंने इस देश की के साथ खिलवाड़ किया। इसके कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट्स हैं वो 60 से ज्यादा, 80 से ज्यादा, 80 मिनिमम 80 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कांग्रेस की सरकारों ने करी है। तो ये कहां से पाठ पढ़ा रहे हैं। और रही बात इलेक्शन कमीशन की, MS गिल इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको मंत्री किसने बनाया राज्यसभा में लाके? TN सेशन। किसने ये प्रथा शुरू करी कि इलेक्शन कमीशन जब रिटायर होगा उसको हम राज्यसभा देके स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाएंगे? किसकी सरकार में MS गिल मंत्री थे? और सबसे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनको एम्बेसडर बना के भेजा गया था। तो ये आज 202 सीटें जब तृणमूल कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस की जहां वजूद ही नहीं है, उस पार्टी के स्पोक्स पर्सन अगर वेस्ट बंगाल की इलेक्शन पे कमेंट करेंगे, तो मुझे लगता है अगर तृणमूल कांग्रेस के कोई प्रवक्ता यहाँ होते, वो डिफेंड या अटैक कर रहे होते इस इलेक्शन के रिजल्ट को, तो समझ में आता। पर जिस पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है वेस्ट बंगाल में। चलिए अमिताभ जी के पास चलते हैं। अमिताभ जी, अमिताभ जी ने अपनी गलती को बड़ा कन्फाइन कर दिया। अमिताभ जी, कहां से किसको डिफेंड कर रहे हैं? चलिए अमिताभ, ये इन्होंने क्या वो दूसरी पार्टियों का भी ठेका ले लिया? अमिताभ जी, अमिताभ कर दिया है कांग्रेस को। विक्रम जी, आपको रोकूंगा। अमिताभ जी, कांग्रेस ने सिर्फ मात्र 2 ही गलतियां की हैं, 1984 और आपातकालीन 1975। नहीं, गलतियों तो ये तो शुरुआत ही ऐसी कर दी थी इन्होंने। सरदार पटेल को मिला था प्रधानमंत्री बनने का मैंडेट, और प्रधानमंत्री इनके बापू बन गए हैं। पहले से चोरी शुरू। और आपको एक छोटी सी घटना और बता देता हूँ। पहले 5 साल में छोड़ गए थे। पहले 5 साल में ही जो लोग साइकिल से जाया करते थे और पैदल जाते, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, आपकी कथाएं आप थोड़ी सी बताऊंगा ना, आप सुनना चाह रहे हैं, मैं बताता हूँ, सुनिए। झूठ तो मत बोलिए। पहले 5 साल में सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, है ना? वो जीप स्कैम, वो मुंदड़ा कांड, जीप का कांड, है ना? इतने बड़े बड़े भयानक खेल होने लगे कि किसी के पास जवाब नहीं था जी। और ये किसने आतंकवाद का पंजाब में जगाया था? भिंडर वाले को। अकाली दल से राजनीतिक लड़ाई में नहीं जीत पा रहे थे तो देश तोड़ने को उतारू हो गए थे ये लोग। इन्होंने आतंकवाद को पैदा किया, इंदिरा गांधी ने, हैं? अपनी पार्टी तोड़ दी इन्होंने जब इनके गद्दी पे कुछ खतरा हुआ 1969 में। वो कांग्रेस थोड़ी है जो आजादी की लड़ाई वाली थी, वो नहीं कांग्रेस है ये तो कांग्रेस आई है, टूटी हुई कांग्रेस, अपने कुर्सी को अपने कब्जे में लेने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री जी का कैसे इंतकाल हुआ उसके बारे में हम बताने नहीं जा रहे आपको, सब लोग जानते हैं। आप कुछ भी छुपाएं, पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया था जिन्होंने। और आपातकाल इसलिए थोड़ी बाकी छोड़ दीजिए।
आप इतने तानाशाह हो गए थे क्योंकि मंच ऊंचा था, कुर्सी जा रहा था, गलत ढंग से चुनाव चुरा करके नहीं हुआ था, इस्लामाबाद में चुनाव चोरी क्योंकि करके जीते जेपी थे। ने पूरे रामलीला मैदान में कहा था सुरक्षा बलों को कि सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस ने 20 दिन की इंडियन रेलवे की इस्तेमाल की थी, क्योंकि एक मौके पर प्रधानमंत्री को 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने से निलंबित कर दिया था। इसलिए ये समझिए, आप मैं आपातकाल को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपको वो स्थितियां बता रहा हूँ। ये जो आपातकाल लगा है पिछले 12 सालों से, इस पर क्या कहेंगे? ये जो आपातकाल लगा इस पर क्या कहेंगे? तो कुछ कह दीजिए महाराज, इस पर भी कुछ कह दीजिए। ये जो आपातकाल लगा है, हो रही है, ये जो ईवीएम के साथ जो SIR के नाम पर लाखों लाख वोट काटे जा रहे हैं, इस पर तो कुछ बोलिए। बोलिए तो सही, नहीं बता रहा हूँ। कांग्रेस की रैलियां होती थी, उस शहर में इतनी लूटपाट होती थी, कहीं से भी जाते थे रेलगाड़ी से, रास्ते भर लूटपाट करते जाते थे कांग्रेसी। आपको उन सब कथाओं को बताऊंगा तो बहुत तकलीफ होगी महाराज। ये कह रहे पहले अपने आप को सुधारिए, अपने आप को सुधारिए। पूरा चुनाव लूटा जा रहा है के दंगों में ढंग से आप आपकी खड़े होकर पुलिस को भी शांत किया था और आप लोग दंगे कर रहे थे। मैं लिख रहा हूं उसके ऊपर पूरा क्रोनोलॉजिकल किताब तैयार की है भाई साहब। आपके सारे पाप उसमें बहुत भयानक ढंग से हैं। कैसे HKL भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, है ना, इतने नाम है उसमें। आप लोगों ने क्या क्या किया है इस देश ने देखा है। सब चीजों को उधेड़िएगा। चलिए राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी सवारिये सजाइए। अगर हम आपको सलाह दे रहे हैं इसके बाद, राकेश जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स, समय कम है। राकेश जी दिया जाए हिंद महासागर में। इस रिजल्ट सुधरने वाले नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ताओं के संबोधन पर आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये है, देखिए अभी जैसे हमारे पत्रकार साहब बता रहे थे, और ये दोनों एक दूसरे को अब ये कहेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री की हकीकत हमें पता है, तो हमारे जगदीप जी कहेंगे कि हमें जस्टिस लोया की हकीकत पता है। तो दोनों तरफ से ये चीजें चलेंगी, ठीक है ना। हमें पता है कि पहले CBI में मिस्टर सिन्हा थे, उनके घर में एक रजिस्टर मिला था जिसमें कि बहुतों के नाम थे, CBI के डायरेक्टर थे वो। तो वो दौर था, और आज भी चल रहा है कि भाई ED भेज दिया, उसके बाद लोग राज्यसभा में जो सांसद हैं वो पाला बदल ले रहे हैं। तो इस तरह की चीजें चल रही है, हम तो देख रहे हैं, हमने दोनों इरा देखा है, उनका भी टाइम देखा है और हम आज भी देख रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आज बिल्कुल एकदम सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमने देखा है RTI का कानून देखा है, एक समय RTI का कानून था, उसको कमजोर कर दिया गया आज, ठीक है। मैं चूंकि अधिवक्ता हूं तो मैं ये चीजें समझता हूँ कि कैसे आज लेबर यूनियन कहाँ है हमारे, पहले बड़े बड़े नेता, राइट, जो अधिकारों की जहां तक बात है, ये जो सरकार जो आए हैं सरकारें, वो धीरे धीरे इन चीजों को कमजोर करती आई हैं। और जो जिसकी चिंता हमें है, हम संविधान की प्रैक्टिस करते हैं, और हमें ये लगता है कि ये समय कम है, लेकिन राकेश जी समय कम है, एक मिनट में अमिताभ जी, 1 मिनट में अपना जी अमिताभ जी जी समय कम है। एक अरे मेरे सवाल आप पहली बात ये समझ लीजिए कि जब मैं कांग्रेस के पापों का उल्लेख कर रहा हूं तो मैं भाजपा के पापों का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं कोई संतुलन करने वाला, आप संतुलन करने वाले नहीं हैं। गलत को गलत और सही को सही। बिल्कुल अमिताभ जी, आप बायस्ड पत्रकार नहीं है, हम जानते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट राकेश कुमार जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीप जी कुछ कह रहे हैं लेकिन हमारे तक पहुंच नहीं रहा है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम मल्होत्रा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।